हवा की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होगा। सिर्फ मीडिया के साथी पिछड़ा आ जाए, बाकी सब लोग बैठ जाए। मीडिया से जिम्मेदार साथियों की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारे साथियों से मुझे अपनी बात करने का अवसर दिया। उसके साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सभी संतों, गुरुओं, पीर पैगंबरों, महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन का एक फल, अपने जीवन की सारी खुशियां, अपने जीवन के सारे सुख सुविधाएं त्याग करके हमारे लिए जिनकी वजह से आज हम लोग भारत में आजादी का जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद करूंगा छोटे भाई नवीन का। वो उम्र में छोटा हो सकता है लेकिन वो नौजवान लाजवाब नौजवान और वो बहुत अच्छा संचालन करता भी है। मैं धन्यवाद करूंगा भाई बिलाल जी का जो मेरे बहुत ही हमदर्द मित्र हैं। उसी सरजमी से आते जिस सरजमी में पैदा हुआ। धन्यवाद करूंगा आराम से भैया अरे लंबे से ट्रायल करना। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूर से करने थोड़ा अपने साथ देना। आजाद समाज पार्टी जीवानी के सभी सम्मानित नेता भाई साधु जी यादव थोड़ा दूर से दूर से करो। भाई सुनना, ये पार्टी वाला है, इसलिए भी बात बड़ी कर रहा है, अपने पार्टी वाला है, ठीक है। मालूम है मैच करने की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने हालातों के जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि जिस कुदरत ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसने हमें सारी ताकतें भी बख्शी। उन्होंने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक मजबूत शरीर और एक अच्छा दिमाग दिया कि हम हालातों को समझ सके, उनका सामना कर सके, अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर सके, दौड़ को दुश्मन को पहचान सके। और क्योंकि जमहूरियत है भारत में, अपनी ताकत से, अपनी वोट की ताकत से अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में अगर हम आकलन करें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, तो हमें ये महसूस होगा कि जो हमने मेहनत करके कमाया वो भी हमने अपने जीवन को चलाने के लिए सरकारों को दिया। अगर हम ये चेक करें कि सरकारों ने हमें क्या दिया तो हमें ये महसूस होगा कि जो सरकारों ने दिया उससे ज्यादा हमने सरकार को दिया। आज मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं है। मुल्क के हालात अच्छे क्यों नहीं है, इसका कारण आप लोग जानते हैं। और क्योंकि आप समझदार लोग हैं, सियासी लोग हैं, अपने क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप ये भी जानते हो इस बात की शिकायत भी आपसे करूंगा कि आप ये सोचिए कि जब हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आज भारतीय संविधान खतरे में है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तमाम सियासी दल यही थे, इनके रहते भारतीय संविधान खतरे में कैसे आया, इनके रहते हमारे हक अधिकार कमजोर कैसे पड़े, इनके रहते हम अपने देश में तमाम तरह की अपनी आजादी को कैसे खोते जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक आजादी हो, चाहे वो आर्थिक आजादी हो, चाहे वो राजनीतिक आजादी
चाहे वो शैक्षिक आजादी हो और तमाम तरह की जो सुविधाएं मिली है उनमें गैर बराबरी क्यों हो रही है। मैं एक बात का उदाहरण दूंगा। संसार भाई ने मुझे बताया कि सीडीओ साहब ने एक पत्र जारी किया, सरकार की एक योजना है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 20,000 रुपए मिलेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अगर वो अपनी बच्चियों की शादी करेंगे। लेकिन उन्होंने एक लाइन और जोड़ी है उसमें, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ के। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब ये है कि मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी को छोड़ के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको मिलेगा। बाकी लोग गरीब हो, अमीर हो, इनके हाथ फैले हुए हो या इनके तमाम तरह की परेशानी हो, इनसे सरकार को मतलब नहीं है। सवाल ये है कि बहुत अच्छी बात है वो पिछड़े वर्ग के हमारे भाइयों को दे दे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार टैक्स लेने की इसी तरह से मना करती है कि इन वर्गों को टैक्स नहीं देना है, इन वर्गों को अपनी मेहनत की कमाई हमें नहीं देनी, क्या ये भी सरकार कभी कहती है। और इस देश का संविधान ये आजादी नहीं देता कि आप धर्म के आधार पर गैर बराबरी करो, लेकिन आज की सरकार धर्म के आधार पर गैर बराबरी कर रही है। और आने वाले कल में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हो सकता है स्पेशल सेशन आ रहा, हो सकता है कि इसमें वो कानून लिया है कि जो पिछड़े वर्ग का मुसलमान है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात मेरी आप गौर करके रखना। ये जो तमाम जातियां पिछड़े वर्ग की जो आज स्पेशल प्रोविजन आरक्षण के जरिए जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन रहे हैं और वो उन कुर्सियों में जाकर बैठ रहे हैं जिन कुर्सियों से उनको लाठियों से हाथा जाता था, ऐसा ना हो और उन कुर्सियों पर आपको ना बैठने दिया गया, इसकी तैयारी चल रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार केंद्र में बैठी है ये सरकार किसी की सगी नहीं, किसी जाति धर्म की सगी नहीं, किसी इंसान की सगी नहीं है, ना इंसानियत की सगी है। ये सरकार अगर सगी है तो देश को लूटने वाले पूंजीपतियों की सगी है, देश को कमजोर करने वाले, देश की लुटिया डुबोने वाले पूंजीपतियों की गुलाम बनी हुई सरकार ये है। और आज आप लोग मेरे सबके कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को भी बचाएं और अपने वजूद को भी बचाएं। मेरे जिम्मेदार साथियों, मैं चुनाव की बात आज से नहीं करूंगा। मेरे साथी ये कह रहे थे, मेरे साथी लोग पुलिस में बैठे हैं, उससे गेट से कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, अभी मुझसे बैठ के कह रहे हैं 1 लाख वोट जिताने भेजे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, अपने दिल में हाथ रखते जवाब देना। ईमानदार ईमान वाले लोग जो यहाँ कमजोर वर्ग के लोग बैठे 2009 में स्थिति बनी लगियां, 2009 में बनी नहीं बनी। यहाँ से पहला आदमी समाजवादी पार्टी का बना, यहाँ से दूसरा आदमी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बना और यहाँ से तीसरा आदमी 2019 में बहुजन समाज पार्टी का बना। आज ईमानदार से बताओ कि उसने उन तीनों के आपके बच्चों के तरक्की के लिए क्या क्या बताओ। क्या चुनाव के बाद आपकी गली में आकर पूछा कि बताओ आपकी समस्या क्या है, सदन में जाकर क्या सवाल करूं आपके लिए, बताओ आपकी मुद्दे को ज्यादा सदन में उठाया या छोड़ो। जिस उम्मीद से आपने उसको नेता बना के भेजा, आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ कि आपके समस्या बड़े 5 साल से पूछे, 5 साल में क्यों नहीं पूछे? आपने उसको भेजा क्यों था? आपने उसको वोट दिए, वोट आपको आसानी से नहीं मिली है। ये वोट इस देश में मुकद्दर तय करती है, ये वोट आपके आने वाले 5 साल तय करती है। और सवाल इसलिए है कि सरकार को जवाब देना पड़े। लेकिन आप बताओ मेरे साथियों कि आपके MP लोगों ने कि आपके क्षेत्र की 5 समस्या पे सरकार से सवाल पूछे, और अगर नहीं पूछे तो ऐसे नेताओं का आप करोगे क्या? जो नेता आज से वोट लेके आपके दुख में आपके साथ न खड़े, मुझे छोड़ो, मेरा क्या है? मैंने तो 2013 में अपनी जिंदगी वक्त की इस काम के लिए कि जब तक मैं गरीबों की आवाज बंद करूंगा, कहीं किसी पे अगर अन्याय प्रचार होगा
चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े के बच्चों के साथ हुआ हो, चाहे हमारी पहलवान बहनों के साथ हुआ हो, चाहे सीएम के राशि का मामला हो, जब नेता अपना पल्लू बचा लेते कि ऐसा ना हो, मुसलमानों के साथ खड़े दिख जाए तो हमारा वोट जरूर हो जाए। वो तमाम मैं बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। चाहे यहाँ बात करने एक भाई को पुलिस की हवालात में 1.5 फीट की से मार के लटका दिया गया और कोई कुछ में नहीं गया, उनका मुकदमा मैंने जाकर लिखवाया। उन बच्चे के पिता के लिए सरकारी आवास नौकरी की व्यवस्था मैंने कराई। और नासिर हुसैन का मामला हो राजस्थान में जो हुआ, और तमाम तरह से जब आपको याद हो जब यहाँ प्रोटेस्ट हुए, मैं तो जेल चला गया था दिल्ली में, लेकिन जब यहाँ प्रोटेस्ट हुए कितने लोगों को पुलिस ने गोलियां मारी, लोगों कि क्या नहीं कहा आपने डैटोर में, और गोलियां पैर में नहीं चलाई, गोलियां सर में चलाई, दरोगा जी यहाँ बैठे गोलियां सर पे रोकने के लिए नहीं चलाई जाती, गोलियां सर में मारने के लिए चलाई जाती। और जेल से बाहर आया तो फिर भी बस्तियों में गया और लोगों से जाकर पूछा कि बताओ क्या हाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक ठगे जाओगे, कब तक लुटते रहोगे, कब तक बेबस रहोगे, कब तक गुलामी करोगे, आपको तय करना, मेरा काम है करना। और जब तक मैं जीऊंगा इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा। मुझे उसके लिए आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर में आपकी मोहब्बत है, इतनी ताकत है कि मैं अपने खून का एक कतरा इन कमजोर वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगा दूंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको दावत देने के लिए आया। बिलाल भाई, असलम भाई का धन्यवाद करता हूँ, हमारे समाज जिला का धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के जितने भी लीडर हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको दावत देने के लिए आया कि 9 अक्टूबर को खानपुर में अभी अजान करेंगे, 9 अक्टूबर को खानपुर में कौन सा इंटर कॉलेज है, केयर इंटर कॉलेज में हमारी संविधान बचाओ सभा, और मैं आपको दावत देने के लिए आया हूं कि आप मेरी ताकत बढ़ाने के लिए आए, इनका समय निकालो। इसलिए भी दावत दे रहा हूं कि हमारे बहुत ही बड़े आलिम मौलाना अजय सज्जाद मौलाना साहब भी उस सभा में अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। वो उनसे मेरे बहुत करीबी रिश्ते हैं, तमाम तरह के न्याय पे हम लोग उनके आदेश का पालन करते हैं, मिलकर लड़ते हैं। तो वो भी आएंगे, वो सभा की अध्यक्षता वो करेंगे। अक्सर अपनी सभाओं में मैं सबसे आखिरी में बोल रहा हूँ, लेकिन उस सभा में हम लोग हजरत को भी सुनेंगे। वो हमारे सरपरस्ती है, हमें बहुत सारी लड़ाई में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो बस मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ कि ना तो मेरे पास आपको देने के लिए 4 पहिए की गाड़ी है कि मैं इस गाड़ी में बैठ के आ जाऊँ, ना ही मैं आपको बस करा के दे सकता हूँ, ना ही मैं आपको ट्रैक्टर करा के दे सकता हूँ। मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। मैं कोई बिजनेस नहीं करता, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मुझे एक ही काम आता है, 24 घंटे आपकी सेवा में। और अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो पूरे देश में कहीं ना कहीं रहता हूँ, कहीं ना कहीं मजलूमों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। मैं बस आपसे कहूँगा कि 9 तारीख को आप लोग वहाँ आके मेरी हिम्मत जरूर बढ़ाना, क्योंकि जो लड़ना चाहता है अगर आप उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाओगे तो उसकी हौसले कमजोर पड़ सकते हैं। बाकी मुझे तो आपको इतना प्यार और इज्जत देगी, मेरे हौसले कमजोर पड़ने वाले नहीं। बाहर से ज्यादा ताकतवर हौसले लेके मैं इस देश में काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश में गरीबों की लड़ाई करना आसान काम नहीं है। क्योंकि मेरा जमीन जिंदा है, इसलिए सरकार की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झूठे मुकदमे और जेल से मैं डरता नहीं। अगर किसी भी अन्याय खिलाफ लड़के जेल जाना पड़ा तो मैं तैयार बैठा हूँ। मैं तो बैग में अपना गाड़ी में अपना बिस्तर रखता हूँ, अपने कपड़े अपने रखता हूँ कि अगर कहीं से भी सरकार कहे कि जेल से जाओ तो मैं तो तैयार बैठा हूँ। लेकिन बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, 9 अक्टूबर को हमारी सभा है, आपकी सभा है, इस नगीना की परिवर्तन की सभा है। आप अपना योगदान देने, अपने भाई को मोहब्बत से नवाजने जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल, जय जोहार, जय संविधान। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छोटे भाई नबील को